सो मच सर मुझे टाइम देने के लिए। और दोस्तों लेकिन डिस्क्लेमर में हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, हम कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, वी डू नॉट आस्क फॉर डिपॉजिट्स एंड लोन्स फ्रॉम द पब्लिक। लेकिन दोस्तों वैसे आप जानते हैं अपनी लाइफ में एवरीथिंग इज इन्वेस्टमेंट है ना। बेसिकली जैसे आपका फोन है, मेरा फोन है, ये सब इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कभी भी हम लोग ये नहीं कहते कि फोन में इन्वेस्ट किया है, हम हमेशा ये बोलते हैं कि फोन परचेज किया है। यहाँ भी दोस्तों आपको कुछ परचेज करना होता है। इस वजह से हमने बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्लाउड पार्टिकल हमारा ट्रेडमार्क है दोस्तों, और जो कंपनी का नाम है व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, जैसे कोई भी कॉर्पोरेट होता है, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, हीरो ग्रुप है, हमारे केस में व्यू नाउ ग्रुप है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी है बेसिकली जो इस ग्रुप का हिस्सा है। और इस पूरी प्रेजेंटेशन में दोस्तों मैं 4 चीजें शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले तो इंडस्ट्री क्या है और प्रोडक्ट क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा। और दूसरा, सेल के लिए हमने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है। तीसरा, अगर आप लोगों की एसोसिएशन होती है इस कंपनी के साथ या इस प्रोजेक्ट के साथ, तो कितने लंबे समय तक हम लोग फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं। एंड फोर्थ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी का मैनेजमेंट कौन है, वो कौन से, उनके क्या फुटप्रिंट्स है, उनके क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या उन्होंने आज तक जो प्रोजेक्ट किए हैं नेशनल या इंटरनेशनल, क्या वो कंटिन्यू है। तो ये 4 चीजें शेयर करूंगा दोस्तों आपके साथ। शुरुआत करते हैं प्रोडक्ट से, इंडस्ट्री से। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि वी आर सर्टिफाइड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और दोस्तों क्लाउड ही हमारा प्रोडक्ट है। जाने अनजाने हम सब लोग क्लाउड का हिस्सा हैं बेसिकली। अगर आप सैमसंग फोन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए उसमें सैमसंग क्लाउड आ रहा होगा। वीवो फोन है तो वीवो क्लाउड है। अगर आप आईफोन का हिस्सा हैं तो आई क्लाउड का आप हमेशा से हिस्सा रहे हैं। क्लाउड का मतलब दोस्तों वैसे शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बेसिकली। जैसे आजकल क्लाउड किचन भी आनी शुरू होगी, एक ही जगह खाना बनता है, वहीं से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर, जैसे स्विगी है, जोमेटो है। लेकिन दोस्तों आईटी के फील्ड में जहां पे डिजिटल डेटा का बैकअप रखा जाता है, उसको मेंटेन किया जाता है और वहीं से इसको एक्सेस किया जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको क्लाउड कहते हैं। अदरवाइज आप उसको ऑनलाइन स्टोरेज या डाटा सेंटर भी कह सकते हैं, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ब्लू कलर में। तो दोस्तों ये डेटा सेंटर की एक पिक्चर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ये इसकी एक जियो लोकेशन होती है दोस्तों, ये ग्राउंड होते हैं। हमारी आज की डेट में लगभग 6 डेटा सेंटर हैं। मैं आने वाले स्लाइड्स में और शेयर करूंगा आपके साथ। दोस्तों जब तक इंटरनेट रहेगा इसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डेटा क्रिएट करते हैं, डिजिटल डेटा बेसिकली। अगर डेटा क्रिएट करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत रहती है, और जहां पे वो स्टोर होता है टेक्निकल लैंग्वेज में दोस्तों हम उसको क्लाउड कहते हैं। हाँ, इंटरनेट नहीं है फिर इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हो दोस्तों कि बिना इंटरनेट के हम लोग आजकल लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, बल्कि इंटरनेट का अभी रियल मैजिक हम लोगों को देखना बाकी है। जैसे आजकल आप सुन पा रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक्चुअली आ गया है, बट आम लोगों की लाइफ में भी आना बाकी है, या उसकी अभी एडवांसमेंट होनी बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन टेक्नोलॉजीज है, टेलीमेडिसिन है, रोबोटिक साइंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज है, मेटावर्स है, बहुत सारी चीजें आजकल आप सुन पा रहे होंगे बेसिकली। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी दोस्तों, तो कहीं ना कहीं डिजिटल डेटा क्रिएट होगा। अगर डिजिटल डेटा क्रिएट होगा तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करने की जरूरत रहेगी, और वो हमेशा क्लाउड में ही होगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा रहने वाला है जब तक इंटरनेट रहने वाला है। तो आपको इसको एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। दूसरा दोस्तों, सेल के लिए जो हमने तरीका इस्तेमाल किया है वो सेल एंड लीजबैक। जैसे इसके नाम में ही सेल एंड लीजबैक, एक सिंपल शब्दों में जहां पे सेलर कंपनी अपने प्रोडक्ट आपको सेल करती है और सेम टाइम में लीज बैक या रेंट आउट करने की गारंटी लेती है दोस्तों, वो सेल एंड लीज बैक हो गया। शेयर करूंगा आने वाले स्लाइड्स में, हम भी सेम मॉडल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस मॉडल की आपको स्टडी करने की थोड़ी सी और जरूरत है बेसिकली, क्योंकि सेल एंड लीज बैक मॉडल आम लोगों की लाइफ में नहीं है। हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, डोर टू डोर करते हैं, कई बार हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू या टेली शॉपिंग के थ्रू, लेकिन ये आम लोगों की लाइफ में नहीं है। तो आने वाले स्लाइड्स में मैं और एलेबोरेट करूंगा आपको यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे खास करके जो नए मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने आपको यहाँ पे कोई चीज सेल करने के लिए इनवाइट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि एवरीथिंग इज सेल इन लाइफ, लाइफ में सब कुछ ही सेल है बेसिकली। लेकिन जैसे हमने बॉटम में बहुत क्लियरली मेंशन किया है, यू आर द ओनर ऑफ योर डेटा सेंटर्स एसेट्स। बेसिकली आप डेटा सेंटर के एसेट ओनर रहते हैं, एक तरह से आप कंपनी में पार्टनर हैं। बेसिकली आप कंपनी में एसेट ओन करते हैं, उसको हम लोग मोनेटाइज करते हैं सेल एंड लीजबैक मॉडल के तहत, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो शेयरिंग मॉडल पे रहता है। तो एक तरह से आप कंपनी में एसेट ओनर या पार्टनर रहते हैं बेसिकली। हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। टेक्निकल लैंग्वेज में इसको यास कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर
एज ए सर्विस। और अगर आप दोस्तों पिछले साल आईटी में नॉर्मली वैसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, लेकिन मेनली 3 सर्विसेज रहती हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे बहुत सारे ऐप्स आप इस्तेमाल करते होंगे बैंक के या किसी भी कंपनी के, सो उनको वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कर, जैसे अमेजन एक प्लेटफॉर्म है, सेलर भी है तो बायर भी है ना। और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एयास जिसको बेसिकली कहते हैं, जिसको नॉर्मली डेटा सेंटर भी आप कह सकते हैं। अगर आप दोस्तों पिछले 2-3 साल का इनका रेवेन्यू में जंप देखेंगे, तो सैस का जो रेवेन्यू है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आजकल आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रेवेन्यू में 15.5 की ग्रोथ है। अगर आप पैस के प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो लगभग 24% की उसमें ग्रोथ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप दोस्तों ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 36% की ग्रोथ है उसमें। और जो सैस और पैस है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो हम बेसिकली हमारा जो मेन काम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का है। लेकिन दोस्तों एक तरह से आप कंपनी में पार्टनर रहते हैं, एसेट ओनर रहते हैं बेसिकली। तो एज ए पार्टनर आपको ये जानने का पूरा हक है कि इस इंडस्ट्री का हमारे देश में ग्रो होने के क्या चांसेस हैं या वर्ल्ड वाइड इसके ग्रो होने के क्या चांसेस हैं। तभी आप पार्टनर बनेंगे, नहीं तो आप पार्टनर नहीं बनेंगे। थोड़ा सा डिटेल शेयर करता हूँ आपके साथ। इसके जो ग्रोथ ड्राइवर हैं, बेसिकली इसके ग्रो होने के क्या चांसेस हमारे देश में। हाई डिमांड इन आईटी आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर की दोस्तों एक ह्यूज डिमांड है हमारे देश में। अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो शायद 14 या 15% अभी तक काम हुआ है। आप सिर्फ इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अभी 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना 5G पे है, इवन अफ्रीकन सारा जो कॉन्टिनेंट है 5G पे है, हम लोग अभी 4G पे हैं। 4G भी हमारा किस स्पीड से चला है आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो दोस्तों इसी वजह से कि कोई एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में। आज जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज से कनेक्टेड हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, वहां पे दोस्तों कॉल ड्रॉप या कनेक्टिविटी का इतना इशू नहीं रहता है। लेकिन अगर आप टीयर 2, टीयर 3 या रिमोट एरिया में चले जाएंगे तो कॉल ड्रॉप की भी समस्या रहती है और कनेक्टिविटी भी इशू रहता है। वो इसी वजह से है कि वहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, जैसे ही हम लोग पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो कॉल ड्रॉप की भी समस्या से हमें जूझना पड़ता है और कनेक्टिविटी भी एक इशू रहता है। तो दोस्तों ये जो कंपनी है व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, हम लोग मेट्रोपॉलिटन के साथ साथ टीयर 2, टीयर 3 या रिमोट एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और आप जानते हैं दोस्तों कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो यूजर बढ़ेंगे तो उनके डेटा की स्टोरेज कहीं ना कहीं क्लाउड में रहने वाली है। हमारे देश में दोस्तों अभी सिर्फ 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, लगभग 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर हैं, लेकिन 100-150 करोड़ नहीं हुए अभी। लेकिन इवेंचुअली सभी ने होना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले अगर हम अपनी फैमिली से ही शुरुआत करें तो पहले हम बच्चों को बोलते थे पढ़ाई पे ध्यान दो, मोबाइल पे हाथ नहीं लगाना। लेकिन जब से एजुकेशन ऑनलाइन हुई है, खास करके लॉकडाउन के बाद, सभी को एक्सेस देना पड़ता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि आने वाले समय में, और इवन लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ले लो, टिकटिंग, बैंकिंग ले लो, तो ये एक्सेस बढ़ेगा आने वाले समय में। अगर एक्सेस बढ़ेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी डेटा की जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं क्लाउड में रहने वाली है। दोस्तों ये जो इंडस्ट्री है इसका रेवोल्यूशन हमारे देश में 2018 के बाद शुरू हुआ। इस पे पहले रशिया, चाइना और अमेरिका, कुछ यूरोपियन कंट्रीज की मोनोपोली थी बेसिकली। लेकिन 2018 के बाद ये रेवोल्यूशन हमारे देश में। मैं एक्सपर्ट की रिपोर्ट शेयर करूंगा आपके साथ और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी शेयर करूंगा आपके साथ। आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अगर 2018 में ये रेवोल्यूशन आया हमारे देश में, तो उससे पहले भी तो कंपनीज कहीं ना कहीं अपने डिजिटल डेटा सेव करती होंगी। बिल्कुल डेफिनेटली दोस्तों के एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बैंक को समझना बहुत आसान है कि बैंक हम सब की लाइफ से कनेक्टेड है। आप जानते हो दोस्तों कि बैंक पहले बड़े बड़े लेजर रखा करते थे अपने क्लाइंट और बैंक के डेटा को सेव करने के लिए। लेकिन जब हमारे देश में कंप्यूटराइजेशन हुआ तो जो डेटा है वो कंप्यूटर में सेव होने लगा या फ्लॉपी डिस्क में सेव होने लगा। लेकिन दोस्तों उस वक्त तक हम लोग डायल अप कनेक्शन का इस्तेमाल करते थे। जब हम लोगों ने 2G या 3G का इस्तेमाल करना शुरू किया तो बैंकों ने या कॉर्पोरेट ने डेडिकेटेड सर्वर रखने शुरू किए। अगर आपको ध्यान होगा, सर्वर रूम एंट्री नॉट अलाउड, बैंक के बाहर एक सर्वर रूम होता था। अगर आपको ध्यान होगा 8-10 साल पहले आप पास्ट में जाएंगे तो। लेकिन दोस्तों आजकल आप देख पा रहे हैं कि टिकटिंग, बैंकिंग सब ऑनलाइन है। लेकिन डेडिकेटेड सर्वर की एक दिक्कत थी, डेडिकेटेड सर्वर की कैपेसिटी से ज्यादा जब यूजर आ जाते थे तो सर्वर अक्सर डाउन हो जाते थे। आप कई बार बैंक मैनेजर ने आपको बोला होगा कि सर अभी सर्वर डाउन है, वेट करना पड़ेगा, और हमें आधे घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक वेट करना पड़ा। इवन दोस्तों पास्ट में अगर आप इंडियन रेलवेज में टिकट बुकिंग के लिए कई बार गए होंगे तो कई बार हमें सारा दिन ही सर्वर डाउन रहते थे, अगले दिन हमें बुकिंग के लिए जाना पड़ता था। लेकिन आजकल टिकटिंग, बैंकिंग,
सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन आपको ज़्यादा लंबे समय तक वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि अब आहिस्ता-आहिस्ता जितने भी कॉर्पोरेट हैं दोस्तों, अपनी डिजिटल डेटा की स्टोरेज के लिए क्लाउड पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कंपैरेटिवली दोस्तों सस्ता पड़ता है डेडिकेटेड सर्वर से। दूसरा, बैंक को या कॉर्पोरेट को टेक्निकल स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लोग, एक्सपर्ट लोग इसको मैनेज करते हैं। थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूज़र के हिसाब से इसमें बैंडविड्थ जो स्पेस है, वो एक्सपैंड हो जाता है। मान लो एक साथ 1 करोड़ लोगों ने लॉगिन किया, खास करके जब आप दिवाली के टाइम में, न्यू ईयर के टाइम में ये सीजन सेल्स देखते हैं, तो जो जो वेबसाइट्स हैं बेसिकली उन पे बहुत सारा रश होता है। तो यूजर के हिसाब से बैंडविड्थ या जो स्पेस है बेसिकली वो एक्सपैंड हो जाता है। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आने वाले समय में चाहे वो स्मॉल कंपनीज हैं, स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, इवन 500 फॉर्च्यून कंपनीज है, इवेंचुअली सभी को अपने डिजिटल डेटा की स्टोरेज के लिए क्लाउड पे शिफ्ट होना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं कि सब कुछ डिजिटलाइज होता जा रहा है। गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट पे भी प्रेशर है कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। एग्जाम्पल के लिए जैसे दोस्तों हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं। आजकल अगर आप चंडीगढ़ आएंगे, मेरा घर है चंडीगढ़ में, तो मान लो अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो आपका चालान नहीं होता, ऑटोमेटिक घर पे आ जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और 24 घंटे वो आपका डेटा को कैप्चर करते रहते हैं। ये स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा है बेसिकली। लेकिन वो जो डेटा कैप्चर हो रहा है, कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करने की जरूरत पड़ती होगी, क्योंकि कोर्ट में उनको बताना पड़ेगा कि आपने कब कैसे रेड लाइट क्रॉस की थी। तो मैं सिर्फ चंडीगढ़ का एग्जांपल दूं, हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं कि जब सारी सिटी स्मार्ट सिटीज होंगी तो कितना डेटा क्रिएट होगा। फिर भी 2-3 इंडस्ट्री और शेयर करता हूं आपके साथ। जैसे दोस्तों हमारे देश में आईओटी का चलन शुरू हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जब ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद आप गूगल स्टडी जरूर कीजिएगा। आईओटी, जो चीजें इंटरनेट से कनेक्ट होकर चलेंगी, जैसे मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अभी आपके घर में या हमारे घर में एलईडी स्मार्ट है या फोन स्मार्ट है, लेकिन आने वाले समय में सब कुछ स्मार्ट होने वाला है। हम लोग स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, ड्राइवरलेस गाड़ियों की बात कर रहे हैं। जितने भी गैजेट्स हैं दोस्तों आपके घर में, एसी, फैन, वॉशिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा, लाइट, ये सब स्मार्ट होने वाले। स्मार्ट का मतलब ये है कि एक ऐप के माध्यम से और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से आप अपने घर को, गाड़ी को, एसी को, फैन को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, जैसे आज आप अपने बैंक को करते हो। लेकिन दोस्तों जब चीजें स्मार्ट होंगी तो डेटा क्रिएट करेंगी तो स्टोरेज हमेशा क्लाउड में रहने वाली है। एक और इंडस्ट्री है दोस्तों जो हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रो होती है, हो रही है, जैसे आप सब लोग जानते हैं उसको, जैसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की बेसिकली, है ना। आजकल आप पिक्चरें देखते हैं जो कि हजार हजार करोड़ की एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि जो थिएटर बंद होने की वजह से जो पिक्चर्स थी, वेब सीरीज थी, डॉक्यूमेंट्रीज थी, उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आज की डेट में लॉन्च किया जाता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि जैसे नेटफ्लिक्स है, जी5 है, अमेजन प्राइम वीडियोज है, हॉटस्टार है, डिज्नी हॉटस्टार है। लेकिन दोस्तों उन सभी जो जो डॉक्यूमेंट्रीज है, फिल्म या वेब सीरीज, उनकी स्टोरेज हमेशा क्लाउड में रहती है। और अगर आप पिछले साल का रेवेन्यू में जंप देखेंगे दोस्तों, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू में 49% की ग्रोथ है। एक और इंडस्ट्री है दोस्तों जो हमारे देश में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, ऑनलाइन गेमिंग या मोबाइल गेमिंग की। जैसे आजकल आप क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, कैंडी क्रश वगैरह सब ऑनलाइन खेल पाते हैं। हमारे देश में दोस्तों 21% की ग्रोथ है और 2025 तक 29,000 करोड़ की मार्केट प्रेडिक्ट की गई है। लेकिन दोस्तों उन सभी गेम्स की स्टोरेज कहाँ पे है? क्लाउड में। और उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, इंडिया वांट्स डेटा लोकलाइजेशन। दोस्तों एक बिल था, पार्लियामेंट में पेश किया गया था, अभी इसको और रिव्यू करके डेटा प्रोटेक्शन का बिल हमारे देश में पास है आज की देश में डेट में। और इस बिल के थ्रू दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप में से कोई मास्टर कार्ड यूजर है, तो दोस्तों आपका जो पर्सनल डेटा है वो अमेरिका में पड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिकन कंपनी, उनके सर्वर्स वहां पे हैं। अगर आप में से कोई वीजा कार्ड यूजर है तो सेम केस है। इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि इंटरनेशनल सर्विसेज आप कोई भी इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इंडियन हैं तो आपका डेटा इंडिया की बाउंड्री में सेव होना चाहिए। अब दोस्तों मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज हैं इंक्लूडिंग फेसबुक, अगर उनको हमसे डील करना है तो डील कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उनको हमारा डेटा हमारे देश की बाउंड्री में रखना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रखना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से चेक है दोस्तों। दो ही ऑप्शन है उनके पास, या तो वो अपने डेटा सेंटर लगाएंगे या वो लीज पे लेंगे। अगर वो लीज पे लेते हैं तो हमारी कंपनी 400 डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड लगा रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात शेयर करता हूं दोस्तों आपके साथ कि जो डेटा लोकलाइजेशन की पॉलिसी है चाइना, अमेरिका और कनाडा में ये पहले से ही है। आप लोगों ने सुना होगा चाइनीज का डेटा चाइना में है, अमेरिकन का डेटा अमेरिका में है, कनाडियन का डेटा कनाडा में है। लेकिन दोस्तों हमारा डेटा सारी दुनिया में है। लेकिन अब डेटा प्रोटेक्शन का बिल पास हो गया है तो ऑलरेडी जो डेटा बाहर भी बिखरा पड़ा है उसको भी वापस देश की बाउंड्री में लाया जाएगा। और एक स्टडी के मुताबिक अगर पुराने डेटा को ही वापस लेके आना है तो हमें लगभग 40,000 डेटा सेंटर के, लेकिन वो प्री कोरोना एस्टिमेट था जैसे आप वाटरमार्क में देख पा रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया तो बहुत सारी चीजें हमारे देश में डिजिटलाइज हुई हैं, टिकटिंग, बैंकिंग, वर्क फ्रॉम होम, स्कूलिंग। लेकिन आज दोस्तों जो फ्रेश डेटा है बेसिकली ये $900 बिलियन की मार्केट है आज की डेट में, यानी कि लगभग 60 लाख करोड़ का मार्केट साइज है। और आप लोग जानते हो दोस्तों कि अगर 60 लाख करोड़ का मार्केट साइज होगा तो सप्लायर हमेशा पैसा कमाएगा, जिसमें से हमारी कंपनी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होने के नाते एक मेजर प्लेयर है बेसिकली इस सेक्टर में। लेकिन हमारा बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों कि हम आपको भी ऑफर कर रहे हैं सेल एंड लीज बैक मॉडल के तहत इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में। जैसे मैं आपसे शुरुआत में शेयर कर रहा था कि सेल एंड लीज बैक मॉडल हो सकता है आपके लिए नया हो, तो आप इसकी डीप स्टडी जरूर कीजिएगा। हालांकि कुछ स्लाइड्स हमने आपके सामने शेयर की हैं। अगर आप गूगल स्टडी करेंगे तो बहुत सारे रियल लाइफ स्टोरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे ओला इस पे काम करता है, उबर इस पे काम करता है, इवन इंडिगो इंडिगो एयरलाइन दोस्तों, कई बार आपको इसमें ट्रेवल करने का मौका मिला होगा, है ना। वो भी सेल एंड लीज, लगभग 1200 जहाज इनकी फ्लीट में, वो भी सेल एंड लीज बैक मॉडल पे काम करता है। हालांकि स्टडीज गूगल पे अवेलेबल है, फिर भी शेयर करता हूँ आपके साथ। पास्ट में दोस्तों इंडिगो को लगभग 272 जहाज चाहिए थे, उन्होंने 272 जहाज परचेज किए, लेकिन जब उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट में थोड़ा सा दिक्कत आया तो उन्होंने अपने 272 जहाज सेल एंड लीज बैक मॉडल के तहत बायर को सेल आउट कर दिए। जैसे मान लो बहुत सारे इन्वेस्टर को उन्होंने इन्वाइट किया, बहुत सारे बायर को उन्होंने इन्वाइट किया। जैसे मान लो आज जूम मीटिंग के माध्यम से हमने आप लोगों को इन्वाइट किया और उन्होंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि ये जो एक जहाज जो ये 600 करोड़ का था, उन्होंने जब बल्क में इसका ऑर्डर किया था तो उनको 550 करोड़ का पड़ा था, तो उन्होंने वो 550 करोड़ का ही बायर्स को ऑफर कर दिया बेसिकली। लेकिन बायर के सामने दोस्तों एक दिक्कत थी। बायर ने कहा हम जहाज ले तो लेंगे लेकिन इसका करेंगे क्या? क्योंकि दोस्तों मान लो आप में से भी किसी ने अगर जहाज ले लिया तो आप जहाज चला नहीं सकते हो, आपको एविएशन मिनिस्ट्री के लाइसेंस चाहिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी की अथॉरिटी चाहिए, ट्रेन स्टाफ, हैंगर, वो सारा ताम झाम चाहिए होता है। तो इंडिगो ने कहा नहीं, आप जहाज लेंगे और सेम टाइम में मुझे लीज बैक पे दे देंगे, यानी कि मालिक आप रहेंगे लेकिन सर्विसेज, मेंटेनेंस, लाइसेंसेज मेरी और उसको चलाने की जिम्मेवारी भी मेरी। जो रेवेन्यू आएगा वो शेयरिंग मॉडल पे रहेगा। तो दोस्तों सेल एंड लीज बैक बहुत फेमस मॉडल। सेल एंड लीज बैक मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि पहले कंपनी उस एसेट्स को ओन करती है, फिर अपने जो उसके अपने एसेट है उनको वो आपको सेल के लिए ऑफर करती है और सेम टाइम में लीज बैक की गारंटी देती है। तो पहले कंपनी एसेट्स ओन करती है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और डीप स्टडी कीजिएगा इसके लिए। और इवन दोस्तों हमारे देश में रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, लेकिन रिलायंस के जितने भी टावर हैं, ब्रुकफील्ड करके एक कंपनी, उनको उन्होंने सेल आउट कर दिया, जो कि कैनेडियन कंपनी है, और सेम टाइम में उसको लीज बैक पे ले लिया। और उसकी जो मेंटेनेंस आज की डेट में महिंद्रा करता है। तो आईटी कंपनी जो भी है हमेशा पार्टनरशिप में काम करती हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो दोस्तों जो ये इंडिगो का एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे अच्छी बात ये हुई कि इंडिगो के फ्लीट में 272 जहाज भी आ गए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इंडिगो की बुक्स में, किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ₹1 का भी डेब्ट खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि मालिक आप थे। दोस्तों सेम उसी तरह थे आज जिस कंपनी का प्रपोजल मैं आपके सामने रखा है मैंने, व्यूनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज की डेट में हम लोग डेब्ट फ्री कंपनी है। एक रैक में ये 18 सर्वर्स होते हैं और हजारों की तादाद में लगे होते हैं किसी भी कोल लोकेशन पे। लेकिन ये जो सिंगल सर्वर है दोस्तों, इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी 120 टेराबाइट की है। टेराबाइट समझते हैं दोस्तों, क्योंकि आज तक हम लोग जीबी में डील करते आए हैं। 1024 जीबी का दोस्तों एक का टेराबाइट होता है। तो ये जो सिंगल सर्वर है 120 टेराबाइट की इसकी कैपेसिटी है। S3 कैटेगरी की स्टोरेज है, टॉप क्लास है जो आज की डेट में। लेकिन इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 41,28,702 रुपए। इसमें दोस्तों 18% जीएसटी इंक्लूड किया गया है एंड सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों डेटा सेंटर में आपको 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी के भी 2 तो 3 बैकअप रखे जाते हैं। रॉ इलेक्ट्रिसिटी के अलावा बैटरी बैकअप, जनरेटर भी रहता है, सोलर भी इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं विंड का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ताकि हम जीरो डाउन टाइम उसमें मेंटेन कर सकें। हमारे जितने भी डेटा सेंटर है टियर 4 कैटेगरी के हैं, जिसमें जो अप टाइम है 99.99% तक इसका अप टाइम रहता है। अब दोस्तों मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट पावर 24 आवर्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, 24 आवर्स हाई बैंडविड्थ कनेक्टिविटी, 24 आवर्स सिक्योरिटी, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट कॉस्ट भी इसमें ऐड की गई है। लेकिन फिर भी ये जो कॉस्ट थी थोड़ा सा आम आदमी की रीच से बाहर थी। फिर हमारी कंपनी ने क्या किया, इसको 1 से लेके 120 पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया ताकि 120 लोग मिलके भी इसकी ओनरशिप ले सकें। हमारी कंपनी सेम टाइम में आपसे लीज बैक पे ले लेगी और आपको उसका रेंट प्रोवाइड करेगी अगले 10 सालों के लिए। 10 सालों के लिए क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो सर्वर है इसकी लाइफ ही 10 साल होती है। 10 साल के बाद इसको ई-वेस्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत। तो फिर दोस्तों ऑफर क्या है आपके लिए? ऑफर ये, अगर मैं एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करता हूँ, टॉप में हमने लिखा है आप मिनिमम 1 पार्टिकल से लेके 360 पार्टिकल, यानी कि मैक्सिमम 3 सर्वर एक
एक फैमिली एक पैन कार्ड पे ले सकती है। मान लो आपने 120 टेराबाइट या कंप्लीट सर्वर परचेज किया तो आपका फंड वैल्यू लगेगा 41,28,702 रुपए। हर महीने आपको जो रेंट आएगा 1,64,319 रुपए दोस्तों आपको हर महीने रेंट आता है अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। ये हर महीने पहली से लेके 5, बेसिकली हमें 5 बैंकिंग डेज चाहिए होते हैं। ये ऑटोमेटिक रेंट आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, आपका केवाईसी लगता है। ये जो अमाउंट मैंने आपको शो की, ये नेट वैल्यू है जो आपके अकाउंट में आएगी। ग्रॉस में ये 1,75,950 है। 5% प्रोसेसिंग और 2% टीडीएस काटने के बाद हमने आपको नेट वैल्यू शो की है। लेकिन आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 80 पार्टिकल या 80 टेराबाइट लेना चाहें 27,52,468 रुपए, 1,08,022 रुपए पर मंथ आएंगे अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। 40 पार्टिकल से शुरुआत करना चाहें 13,76,234 रुपए, 52,448 रुपए पर मंथ रेंट आएगा अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। अगर आप 20 पार्टिकल से शुरुआत करना चाहें 6,88,117 रुपए फंड वैल्यू लगेगा। 25,005 रुपए आपको हर महीने आता है अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। 4 पार्टिकल 1,37,623 4855 रुपए आपको हर महीने आता है अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। It's everything you wish. मैंने आता है अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। 4 पार्टिकल 1,37,623 4855 रुपए आपको हर महीने आता है अगले 10 साल तक कॉन्टिन्यूसली। दोस्तों लीगली हम लोग कैसे बाइंड रहेंगे? जितना भी स्पेस आपने लिया उसके ओनर आप हैं तो कंपनी आपके साथ पहले दिन ओनरशिप डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। इसको इस तरह से थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा। बिल्कुल सेल एंड लीजबैक मॉडल के तहत दोस्तों, जैसे अक्सर रियल एस्टेट कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। कई बार जैसे मान लो खासकर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, कई बार बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनीज आपको क्या ऑफर करती हैं कि ये वर्चुअल स्पेस या प्लेट या शोरूम या बूथ मेरे से ले लीजिए, इसको लीज पे यानी कि किराए पे चढ़ाने की जिम्मेवारी मेरी। मान लो आपके शहर में या मेरे शहर में आप बिग बाजार में गए होंगे, बिग बाजार की जो प्लेट है लगभग 4-5 लाख स्क्वायर फीट की होती है, लेकिन उन्होंने एक ही आदमी के सिर्फ आपको सेल नहीं की होती, बहुत सारे बायर को अट्रैक्ट करते हैं सेल एंड लीजबैक मॉडल के तहत। मान लो आप में से किसी ने 10,000 20,000 30,000 चलिए अपनी अपनी प्लानिंग के हिसाब से आप स्पेस लेते हैं। जब रियल एस्टेट कंपनी उसको बिग बाजार को लीज आउट करती है तो आपके स्पेस के हिसाब से आपको रेंट देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट ये है कि बिग बाजार भी जहाँ स्टैब्लिश है वो वहीं पे रहेगा, डेटा सेंटर भी जहाँ स्टैब्लिश है वहीं पे रहेगा, लेकिन ओनरशिप आपकी है तो कंपनी पहले दिन आपके साथ ओनरशिप डॉक्यूमेंट साइन करती है। सर्विस लेवल की जिम्मेवारी हमारी दोस्तों, क्योंकि आईटी का इक्विपमेंट है, इसको अपग्रेड करना पड़ सकता है, टेक्निकल फॉल्ट आ सकता है, आपको कभी कॉल नहीं आएगा 10 सालों के दौरान। कॉस्ट में इनबिल्ट है, आप समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल कैसे बनते हैं। तो दूसरा एग्रीमेंट रहेगा, सर्विस की जिम्मेवारी हमारी। तीसरा दोस्तों लीज बैक या मिनिमम मंथली रेंटल एग्रीमेंट। ये जो स्लाइड मैंने आपको शो की है ये मिनिमम गारंटी के साथ है 10 साल के लॉक इन पीरियड डाल के। तो दोस्तों ये 3 एग्रीमेंट कंपनी आपके साथ पहले दिन करती है। सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स हैं इंडियन साइबर लॉ के तहत बनाए गए हैं, कोर्ट में एक्सेप्टेबल हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलते हैं, हार्ड कॉपी चाहिए वो भी पॉसिबल है। और दोस्तों आज की डेट में लगभग 20,000 ऐसी फैमिलीज हैं जो पिछले 3.25 साल अब होने को जा रहे हैं, कंपनी 3.25 साल से इस कंपनी के साथ अपना रेंट एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। डेटा सेंटर लगाने का जो काम है विनो मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का है। इन्फोटेक टेक्नोलॉजी और बॉटम में जो आप फर्म देख पा रहे हैं वो हमारी फर्म है, बेसिकली जो डेटा सेंटर को लीज आउट करने का काम करते हैं कॉर्पोरेट के साथ, नेशनली और इंटरनेशनली। इन्हीं की वजह से हमें जो रेंट है वो पहले दिन से स्टार्ट होता है। आप जो भी प्रॉपर्टी डिजिटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो प्री रेंटेड होती है, बेसिकली जो सर्वर है ऑलरेडी कंपनी के लिए रेंट जनरेट कर रहे हैं। जैसे ही आपने कुछ पार्टिकल परचेज किए तो हार्डवेयर का रेंट आपको शिफ्ट हो जाता है, सॉफ्टवेयर का हमेशा कंपनी के पास रहेगा। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि पहले दिन से ही आपका रेंट स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये हमारी प्रेजेंस है जो कॉर्पोरेट ऑफिस बाराखंबा रोड दिल्ली में है, मार्केटिंग ऑफिस 62 नोएडा में है, जोनल ऑफिस जीरकपुर चंडीगढ़ में है। 2 डेटा सेंटर की जो लोकेशन है नोएडा में आपकी स्क्रीन पे है, 2 डेटा सेंटर गाजियाबाद में, एक ऑलरेडी कंप्लीटेड है और एक पे वर्क इन प्रोग्रेस है, बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन स्टार्टअप हो जाएगा। और जो आप एस डेटा सेंटर देख रहे हैं दूसरी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो कि एक अभी मोहाली चंडीगढ़ में और एक पट्टी कल्याण समालखा में आने वाला है। इसके अलावा 32 डेटा सेंटर और बहुत सारी डेवलपमेंट है। आखिर में जो मेरे सीनियर साथी आएंगे वो आपके साथ जो डेवलपमेंट है वो शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड बहुत बड़ा है, लेकिन की लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको। हमारी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑनरेबल वीसी रॉय साहब हैं, बाय प्रोफेशन ब्रॉडबैंड साइंटिस्ट हैं दोस्तों। ब्रॉडबैंड या इंटरनेट जब हमारे देश में इसकी शुरुआत हुई थी तो उसको
इंट्रोड्यूस करने में रॉय साहब ने एक अहम भूमिका निभाई है। पहले ये आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स को ब्रॉडबैंड के बारे में पढ़ाया करते थे दोस्तों। और बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में एज ए स्पेशल एडवाइजर, एज ए कंसल्टेंट इन्होंने सर्विसेज दी हैं। हमारे देश में पहला डेटा सेंटर मोटोरोला कंपनी के साथ वीसी रॉय साहब ने लगाया था हैदराबाद में। इवन दोस्तों डीटीएच सर्विसेज जो आप इस्तेमाल करते हैं आज की डेट में, पहला लाइसेंस भी गवर्नमेंट ने आकाशगंगा के नाम पे वीसी रॉय साहब को दिया था, क्योंकि गवर्नमेंट को टेक्निकल असिस्टेंस उस वक्त तो वीसी रॉय साहब ने प्रोवाइड की थी। गवर्नमेंट को भी इन्होंने सर्व किया हुआ है। ट्राई की जितनी भी गाइडलाइंस है टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रॉय साहब ने फ्रेमवर्क की हुई है। हमारी कंपनी में एमडी बनने से पहले 15 साल तक रॉय साहब ने वर्ल्ड ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन लिमिटेड को एज अ सीईओ सर्व किया है। इवन दोस्तों इंडिया में पहली वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कॉल 1997 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साथ वीसी रॉय साहब ने फैसिलिटेट की थी। रॉय साहब हमारे नोएडा ऑफिस में बैठते हैं, आप अपॉइंटमेंट के साथ कभी भी मिल सकते हैं। सुखविंदर सिंह खरूर साहब सीईओ हैं कंपनी और इस कंपनी के फाउंडर भी हैं। बाय प्रोफेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियर हैं दोस्तों। आप जानते हैं ब्रॉडकास्ट इंजीनियर का जो मेन काम होता है टीवी चैनल, न्यूज चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करना होता है। 900 के आसपास जितने भी टीवी चैनल्स आप देखते हैं आज की डेट में, उसमें से लगभग 35 टीवी चैनल सुखविंदर सर के बनाए हुए हैं। चढ़दी कला, नवतेज, रत्नम संगम, स्टैंडर्ड टीवी, नेटवर्क 10। सुखविंदर सर जीरकपुर ऑफिस में बैठते हैं, आप अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हैं। नितिन श्रीवास्तव जी मीडिया बैकग्राउंड से हैं, कॉर्पोरेट सेल्स देखते हैं दोस्तों, देखते हैं, नोएडा ऑफिस में बैठते हैं, ही इज आल्सो वन ऑफ द डायरेक्टर। यशवंत राणे साहब रियल एस्टेट एंड वेयर हाउसिंग यानी कि अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है, लेकिन कंपनी का जो लैंड बैंक है, डेटा सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे नेशनली और इंटरनेशनली, उसको राणे साहब देखते हैं, महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं। मोहम्मद सोहेल साहब लीगल एडवाइजर हैं दोस्तों कंपनी में, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में काउंसलर भी हैं। तो जो लीगल फ्रेमवर्क है कंपनी का, उसको सोहेल साहब देखते हैं। जो हमारा दिल्ली में ऑफिस है 504 आकाशदीप बिल्डिंग, 12 खंबा रोड, सीपी के आउटर सर्कल पे, वहां बैठते हैं, आप अपॉइंटमेंट के साथ मिल सकते हैं। आरिफ निसार साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं दोस्तों, गूगल करेंगे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज जी टीवी, एनडीटीवी के साथ इनका बड़ा लंबा कैरियर रहा है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, मुझे जो जिम्मेवारी दी गई थी, आई एम श्योर कि मैं इस जो आपने वीडियो देखी और आपका जो रोल है बेसिकली, आप किस तरह से टेक्नोलॉजी का फायदा उठा, ग्रोइंग इंडस्ट्री का फायदा उठा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से या इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस ग्रुप के साथ एसोसिएट होकर शायद मैं आपको बताने में सक्षम रहा हूँगा। और आप जानते हैं दोस्तों, रेंटल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो आपके काम को इफेक्ट नहीं करती है। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहें। और दोस्तों मुझे भी लगता